नमस्कार, मैं रजत शर्मा आपका स्वागत करता हूं द गौरतलब में। आज हमारे मेहमान हैं साक्षात्कार के लिए अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। जी, मेरा नाम ओबीसी ललित कुमार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा। हम लोग बेसिकली दिल्ली से संगठन चलता है, पूरे देश में चलता है, पर चूँकि मेरा निवास स्थान भोपाल में है इसलिए मैं दिल्ली और भोपाल दोनों जगह रहता हूँ और पूरे देश में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा चलता है। और मूलतः मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का एक होशंगाबाद ज़िला है, होशंगाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा मैक्सिमम शिक्षा दीक्षा भोपाल में हुई है और बाकी की दिल्ली में हुई है। और लगभग 2015 से हम अखिल भारतीय ओबीसी महासभा को पूरे देश के अंदर चला रहे हैं और बहुत तेज़ी से आज जन जन में और घर घर में हमारा संगठन पहुंच रहा है। अच्छा, परिचय के बारे में आपने अपना परिचय दिया, ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, शौक क्या है, जीवन किन संघर्षों से गुजरा है। देखिए, ऐसा है शर्मा जी कि जहाँ तक किसान परिवार से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं और इस देश के अंदर सबसे बड़ा किसानों के साथ एक दुर्भाग्य रहता है कि ज़्यादातर गांव में रहते हैं और छोटी छोटी खेतीबाड़ियों से जुटे हुए लोग रहते हैं और वही शिक्षा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल जाना, साइकिल से जाना, स्कूलिंग करना। और हमारे समय में तो प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे, इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं हुआ करते थे। और आजकल जो बड़ी मोटी मोटी फ़ीसें लग रही है, लॉकडाउन के समय भी स्कूल बड़ी मोटी मोटी फ़ीसें ले रहे हैं, तो उस समय तो हम 5-5 रुपये में पूरे साल की फ़ीस हो जाती थी और स्कूल जाया करते थे। उस समय के हम लोग पढ़े लिखे हैं और वही एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से मैं आता हूँ और वही जो एक मध्यम वर्गीय गाँव में रहने वाले किसान परिवार के साथ जो जो दिक्कतें और तकलीफ़ होती है इस देश के अंदर, वही सब तकलीफ़ें मैंने भी इस देश में और इस जीवन में फेस की है। और मैं हमेशा अन्याय पसंद करने वाला व्यक्तित्व मेरा नहीं रहा है और जहाँ भी मैं किसी के ऊपर अन्याय होता देखता हूँ या किसी के ऊपर शोषण होता देखता हूँ तो मैं सब कुछ भूल के उसके लिए न्याय के लिए लड़ने लगता हूँ। और यही कारण रहा, यही मेरी एक प्रवृत्ति रही जो मुझे अखिल भारतीय ओबीसी महासभा संगठन बनाने के लिए जो प्रेरित की कि मैंने इस देश के अंदर देखा कि जो लगभग 65% जो ओबीसी के लोग हैं इस देश के अंदर और जो किसान लोग हैं लगभग 75% के आसपास इस देश में किसान हैं, तो मैंने देखा कि आज़ादी के बाद से अभी तक ये ओबीसी समाज के साथ, किसान समाज के साथ, इस देश के गांव वालों के साथ बहुत बड़ा एक अन्याय और शोषण इस देश के अंदर हो रहा है। तो मेरे मन में ये भाव जागा कि मैं क्यों ना इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए संगठन बना के और संगठन को गांव-गांव तक पहुंचा के और मजबूत करके इनके अन्याय को न्याय में बदला जाए। इसलिए हम लोगों ने ये सब संगठन खड़ा किया और बड़ी तेज़ी से हम इसको चला रहे हैं। ललित कुमार जी, मेरा अगला सवाल ये है कि एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा देश की 65% आबादी के बारे में सोचता है। यकीनन उसके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आया होगा जिसके बाद वे उनकी चिंताओं को अपने जीवन का मुख्य मकसद बना लेता है। ऐसे अपने जीवन के किसी मोड़ के बारे में आप बताना चाहें दर्शकों को। शर्मा जी, जिसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट कहा जाता है। शर्मा जी, आपने बिल्कुल मेरे एक दिल के अंदर एक दर्द था, एक पीड़ा थी जिसके कारण ये सब आंदोलन चालू करना पड़ा। पहली बार आप इतने काबिल पत्रकार हैं कि जो इस प्रश्न तक मेरे को लेके गए हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे इंटरव्यू देश में हुए हैं, देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया है, पर इस प्रश्न को शायद हो सकता है इत्तेफाक रहा हो, पर आपने इस प्रश्न को लिया है तो वाकई में आपकी बुद्धिमत्ता को और आपके विवेक को मैं बिल्कुल सल्यूट करता हूँ। जहाँ तक आपका जो प्रश्न है कि कारण क्या था कि ये संगठन खड़ा करना पड़ा और इसकी ज़रूरत क्यों थी, तो मैं जब स्कूल कर रहा था तो मैं हमेशा मैंने कई बार अपने भाषणों में भी बोला है, मंचों से भी बोला है कि मैं हमेशा टॉपर रहा करता था। क्लास में मैं प्रथम श्रेणी आता था, कभी डिस्ट्रिक्ट टॉप करता था, कभी अपने ब्लॉक को टॉप करता था, कभी बहुत बड़े अच्छे पढ़ने वाला था।
और जैसा कि आज अपने घरों में होता है कि माँ बाप परेशान होते हैं कि पढ़ लो, बच्चों को बार बार कहते हैं, प्रेशर करते हैं कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार। ये कहावत, और मुझे लगता है कि 90-95% माँ बाप परेशान रहते हैं उनके बच्चों के नहीं पढ़ने के कारण। पर मैं एक ऐसा स्टूडेंट था कि मेरे माँ बाप इस बात को लेकर परेशान थे कि तुम ज़्यादा पढ़ते हो, कम पढ़ा करो। तो मैं 15 से 18 घंटे पढ़ता था, और मुझे अच्छे से ध्यान है कि 3 बजे से लगा के 4 बजे रात को हम लोग उठ जाते थे और सुबह तक पढ़ते, और फिर उसके बाद तैयार होते, और फिर स्कूल 5-7 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था। गाड़ी घोड़ा तो उस समय हुआ करते थे, पैदल कभी जाते थे तो कभी साइकिल से जाते थे। तो टॉप लिया करता था मैं, हमेशा बहुत पढ़ता था। मुझे मैक्सिमम, मेरे को लोग किताबें मेरे हाथ में देखते थे मैक्सिमम समय। रिश्तेदार भी कहते थे कि अब आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। घर वाले परेशान थे कि थोड़ा कम पढ़ा करो, शायद दिमाग ख़राब ना हो जाए। तो मेरा बस एक ही काम था कि स्कूल जाना और खूब पढ़ना और टॉप करना, बस एक ही काम था, और कुछ बाकी के सब नाटकों में मैं था नहीं। और मुझे भी ऐसा विश्वास हो गया क्योंकि सब सराउंडिंग के जितने भी लोग, मेरे घर परिवार के दोस्त यार नाते रिश्तेदार, सब बोलते कि लड़का इतना पढ़ता है, ज़रूर आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो मुझे भी भरोसा हो गया कि शायद पढ़ने के कारण बड़ा आदमी बना जा सकता है, क्योंकि सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी पढ़ता गया। मेरे साथ सभी कम्युनिटी के लोग थे, लड़के थे, जिनमें जनरल भी थे, शेड्यूल कास्ट भी थे, अल्पसंख्यक भी थे, सब थे, ओबीसी भी थे। पढ़ता गया और मुझे वो सराउंडिंग के कारण भरोसा भी होता गया कि ये सब लोग सही बोल रहे हैं। जब मैं पढ़ा, मैंने अपना 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, ग्रेजुएशन गया, सब कुछ किया। और मैंने आगे जाके जब देखा तो मेरे साथ के जो जनरल कम्युनिटी के जो लड़के थे वो मैक्सिमम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एब्जॉर्ब कर लिए गए। वो एब्जॉर्ब कर लिए गए। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोग भी इसलिए एब्जॉर्ब कर लिए गए कि उनका एक प्रतिशत आरक्षित था, उनकी सीटें आरक्षित थी, सुरक्षित थी। जहाँ तक ओबीसी का जो मामला था, तो ओबीसी की ना तो कोई वहाँ पे ऊपर उनके आका बैठे थे जो उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करते, और ना ही उनका कोई कोटा निश्चित था कि उतनी सीटें उनके लिए सुरक्षित होती तो उनको स्थान मिलता, तो मेरे जैसे ब्रिलियंट लड़के का भी स्थान मिलता। तो ना कोई वो था और ना कोई ये था। और देखा मैंने जाके, जब देखा और सब कुछ देखा, तो चारों तरफ जो लड़के थे वो भी एब्जॉर्ब हो गए और वो भी एब्जॉर्ब हो गए। मैक्सिमम मैं टॉपर लड़का, और बहुत सारे ओबीसी के जो लड़के थे वो वहीं थे, जहाँ जहाँ जो रह रहे थे वहीं थे। इधर उधर थोड़ा बहुत सब लोग संघर्ष किए। तो मुझे इस घटना ने बहुत अंदर से झकझोर दिया कि आखिर कारण क्या है। इन सब लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला। मेरे माता पिता मुझसे झूठ बोल रहे थे, मेरे रिश्तेदार, दोस्त यार, गांव पड़ोस, जितने भी लोग, इन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला। और मैं 10-15 साल जो इतनी मैंने रात दिन मेहनत की, तो मेहनत करने के बाद मुझे वो मुकाम क्यों नहीं मिला जिस मुकाम का इन लोगों ने सबने मुझसे बोला था। ये बात मेरे दिल में चुभ गई कि आखिर नंबर भी पर्याप्त है। नंबर भी पर्याप्त आए, बहुत मतलब ब्रिलियंट रहा, टॉपर रहा, तो नंबर तो सवाल नहीं उठ रहा, अच्छे आने ही थे। पर मूल मामला ये रहा कि जब नंबर भी अच्छे आए, सब कुछ अच्छे आए, और समाज ने भी यही कहा, मानव जाति के जितने भी मेरे से जुड़े हुए लोग थे सभी ने यही कहा कि तुम अगर पढ़ोगे लिखोगे, अच्छे से नंबर्स लेके आओगे, टॉप करोगे, तो तुम बहुत आगे जाओगे। पर ऐसा हो क्यों नहीं पाया, ये प्रश्न मेरे दिमाग में बिल्कुल कौंध गया कि आखिर कारण क्या है। बस यहाँ से मेरी रिसर्च चालू हो गई, और जब ये रिसर्च पूरी चालू हुई तो पर उसमें पूरा मैंने जब देखा ये मामला कि कुछ एक लोगों के हाथ में पूरा देश की बागडोर है, और आरक्षण रिजर्वेशन के कारण कुछ लोगों को मिल जाता है, और बाकी के लोग जो ऊपर लोग बैठे रहते हैं उनके कारण मैक्सिमम लोगों को लाभ मिल जाता है, और बाकी के जो लोग जो 65% ओबीसी की बात कर रहे हैं, 75% जो किसानों की बात कर रहे हैं, तो इनके बच्चों के साथ गांव से निकल के शहर तक आने तक मतलब कदम कदम पे अन्याय, अत्याचार के शोषण रहते हैं। तो ये एक घटना थी। मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी ज़िंदगी अगर ख़राब हो गई है कोई बात नहीं, पर ये जो 65% ओबीसी समाज है, इनके करोड़ों बच्चे, ये बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगा। ये मेरे अंदर एक भावना आई, और उस घटना ने मेरे साथ जो घटा, उस घटना ने मेरे जीवन परिवर्तन किया, और मैंने संकल्प किया कि अब मेरे को जीवन को इसी में लगाना है कि डेमोक्रेसी में तो नंबर्स का गेम होता है, यहाँ सरकारें नंबर से बनती हैं।
35 से 40% नंबर्स में जब गेम होता है तो इनकी 65% संख्या, इनकी 75% किसानों की संख्या है। इसके बाद भी मेरे जैसे बच्चे, अगर गधा होता बच्चा कोई 33%, 50%, 45% वाला होता तो भी माना जा सकता था कि ये गधा बच्चा, इसकी कुछ नहीं हुआ। टॉपर्स 80, 90, 95% लाने वाला बच्चा, रात दिन किताब और पढ़ने में इंटरेस्ट रखने वाला बच्चा, और उसके साथ इस देश के अंदर और पूरा समाज कह रहा है उसके बाद भी इतना बड़ा अन्याय हो रहा। तो ये जो घटना मेरे साथ घटी, इस घटना ने ये काम करने के लिए मुझे मजबूर किया। मैं तो कहूँगा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि काबिल विद्यार्थी एक काबिल मकसद के लिए जुट पड़ा। सर, राष्ट्रीय स्तर पर आपका संगठन है, क्या क्या उद्देश्य है हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें इस संगठन के? किन चीज़ों को लेकर ये जुटा हुआ है? घर घर तक पहुंचने की मुहिम इसकी किन बातों को लेकर है? इस बारे में कुछ। देखिए शर्मा जी, वाकई में आपका दूसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ़ है। इस देश के अंदर 1947 में जो देश को आज़ादी मिली है, आज़ादी के पहले यहाँ पे जो रूलिंग का जो सिस्टम था वो डेमोक्रेटिक नहीं था, वो राजशाही सिस्टम था। राजा लोग राज किया करते थे, राजा के जो बच्चे हुआ करते थे वो उनका डिनास्टी चलती थी, उनका राजपाट आगे चलता था, परिवारवाद चलता था। पर जैसे ही अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस देश के अंदर डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र लागू हुआ, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में किसी रानी के बच्चे, राजा जो है वो उसका बच्चा नहीं बनेगा। यहाँ चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन में जिसको वोट ज़्यादा मिलेगी वो राजा, उसकी पार्टी जीतेगी और वो राजा बनेंगे। तो ये जब मैंने इनको अध्ययन किया और देखा, डेमोक्रेसी का एक और दूसरा पहलू जब मैंने पढ़ा इस चीज़ को, डेमोक्रेसी ये कहती है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन व्यवस्था होगी, वो डेमोक्रेसी होगी। मैंने ये देखा कि जब ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है, और डेमोक्रेसी यहाँ का जो संविधान है, डेमोक्रेटिक संविधान है इंडिया का, तो ये संविधान और डेमोक्रेसी ये कह रही है कि जनता का शासन होना चाहिए। और जनता का शासन, यहाँ जनता 4 तरह की जनता है, SC ST OBC जनरल जनता है, इनका शासन होना चाहिए और इनकी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यदि केवल SC के ही लोग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो 4 स्तंभ है वो केवल SC के लोग बैठ जाएंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। केवल जनरल के लोग बैठ जाएंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। केवल OBC के लोग भी बैठ जाएंगे तो भी डेमोक्रेसी नहीं होंगी। इनकी जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, उस परसेंटेज के आधार पर उतनी संख्या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, इन सभी 4 स्तंभ में अगर इनकी संख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो डेमोक्रेसी होगी। पर मैंने देखा यहाँ पे, मैंने पूरे आंकड़े देखे, व्यवस्था बनने वाली विधानसभा और लोकसभा की बात करें, वो भी उस समय जब हमने ये मिशन चालू किया, OBC की संख्या वैसे 65% संख्या है, पर इनकी विधानसभा और लोकसभा में जो भागीदारी थी वो 3% थी। मैंने कहा ये कौन सा डेमोक्रेसी चल रही है इस देश के अंदर। कार्यपालिका की अगर बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, 65% होना चाहिए था। IAS, कलेक्टर, SP 65% होना चाहिए था, सभी लोग 65% होना चाहिए था, वहाँ देखा 4.5%। न्यायपालिका की अगर बात करें, 0.01%, 0.01% न्यायपालिका में जजों की स्थिति। मैंने कहा बाप रे, यहाँ कौन सा ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी चल रही है। यहाँ तो एक पर्टिकुलर एक जात और एक वर्ग विशेष का पूरा मामला इस देश के अंदर चल रहा है। तो ये जो डेमोक्रेसी इस देश में, जब संविधान ने ये व्यवस्था दी है और यहाँ पे सब कसम खा के जाते हैं, ओथ लेके जाते हैं कि हम संविधान के मूल्यों को स्थापित करेंगे, तो फिर ये डेमोक्रेसी तो अभी है ही नहीं। 70 साल हो गए हैं आज़ादी को, पर डेमोक्रेसी कहाँ है। तो ये डेमोक्रेसी स्थापित हो, मतलब एक जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या बात है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, उद्योग, व्यापार, निजी क्षेत्र आदि जितने भी स्तंभ हैं, इन सभी क्षेत्रों में सभी समाजों के साथ न्याय अगर हो, उनकी संख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो डेमोक्रेसी होगी। तो अब हमारा लक्ष्य ये है, एक तो वो घटना थी जो जिसने जीवन को परिवर्तन किया, दूसरी घटना ये थी कि डेमोक्रेसी कागजों में है, संविधान में डेमोक्रेसी है, व्यवहार में डेमोक्रेसी है नहीं। तो इसलिए हमने गांव-गांव और घर-घर तक संगठन खड़ा करने का जो बीड़ा उठाया है कि इस देश में सच्ची डेमोक्रेसी को स्थापित करना है। तो लोकतंत्र में है, शब्दों में ना रहे, जमीन पर उतरे। अच्छा, ये अगला जो सवाल है मेरा,
ये काबिल विद्यार्थी से पूछने में कुछ ज़्यादा जमेगा, क्या बात है। क्योंकि संगठन ओबीसी के हित और आरक्षण के लिए लड़ रहा है। क्या आप मानते हैं जिस सवाल पर समाज देश बुरी तरह से बटा हुआ है, अलग अलग राय है, दूसरे को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, आप मानते हैं कि आरक्षण ठीक चीज़ है, उचित चीज़ है, ये काबिलियत के साथ अन्याय नहीं करता है? देखिए ऐसा है शर्मा जी, आपने दो चीज़ें बोली कि हम आरक्षण के लिए पहली बात तो लड़ नहीं रहे। अच्छा जी। बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है ये आपके लिए और हमारे बिल्कुल लिए, जहाँ पूरे देश के अंदर आरक्षण चल रहा हो और मैं ये कहूँ कि हम आरक्षण के लिए कोई काम नहीं कर रहे और आरक्षण के लिए नहीं लड़ रहे, तो ये वाकई में शॉकिंग न्यूज़ होगी। बेसिकली क्या है, इस देश में जो लोग संविधान के विरोधी हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं, उन्होंने इस देश में एक झूठ पैदा कर दिया है और वो झूठ आरक्षण नामी शब्द का झूठ बना दिया है। आप पूरे संविधान को आप पढ़ेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी आरक्षण शब्द लिखा ही नहीं संविधान में जी। वहाँ। और लोकतंत्र जो होता है, उस लोकतंत्र में आरक्षण का कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्थान नहीं है जी। वहाँ रिप्रेजेंटेशन है, सही बात। वहाँ प्रतिनिधित्व है। तो अब बात यहाँ ये करना चाहिए, हमें पूछना ये चाहिए, क्या डेमोक्रेसी में प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर इस प्रश्न को, जैसे आपने कहा कि आरक्षण, योग्यता और ये सब जो बातें की है, अब इसी प्रश्न को मैं जो बता रहा हूँ, जिस तरह से होना चाहिए था और इस देश के सामने आना चाहिए था, जो नहीं आया अभी तक, जिसको आप और हम, आप जैसे काबिल जो मीडिया के लोग हैं और हमारे जैसे जो लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, इनके प्रयासों से ये सही चीज़ देश की जनता के बीच में आना चाहिए। वो ये है कि देयर इज़ नॉट एनी वर्ड ऑफ आरक्षण, मतलब रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे, आरक्षण रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ इस संविधान में, इस लोकतंत्र में उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। पहली बात, वहाँ है रिप्रेजेंटेशन, वहाँ है प्रतिनिधित्व। तो क्यों इस देश में ये बात नहीं होती कि भारत में डेमोक्रेटिक राज चल रहा है, लोकतांत्रिक संविधान चल रहा है, यहाँ प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये प्रश्न आप किसी से पूछोगे, एक बाप है, एक किसान है, उसके 4 बेटे हैं और 100 एकड़ उसके पास ज़मीन है, अगर वो डेमोक्रेटिक या बंटवारा हो या रिप्रेजेंटेशन उनको उनके बाप की ज़मीन में मिले, मालिकाना हक मिले, तो आप अगर जैसे शर्मा जी आप पत्रकार हैं, सपोज करो आपकी 4 प्रेसें हैं और आपके पिताजी के 4 बच्चे हैं, तो पिताजी जाने के बाद यही बोलेंगे कि 4 बच्चे हैं तो एक एक प्रेस सबको दे देंगे। सही बात। प्रतिनिधित्व बंटवारा करेंगे, डेमोक्रेटिक बंटवारा करेंगे, मानवीय बंटवारा करेंगे, न्यायपूर्ण बंटवारा करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कि एक बेटे को 3 प्रेस दे देंगे और 3 बच्चे बेचारे एक प्रेस में परेशान होंगे। तो ये जो मामला है, ये मामला बहुत गलत है। ये आरक्षण नाम का जो शब्द है, ये हमारे देश के अंदर गलत तरीके से उपयोग लाया गया। आरक्षण ना हम चाहते, ना किसी तरह का कहीं आरक्षण होना चाहिए। यहाँ डेमोक्रेसी होना चाहिए, यहाँ प्रतिनिधित्व होना चाहिए और प्रतिनिधित्व सभी समाजों का उनकी संख्या के आधार पे डेमोक्रेसी के चारों स्तंभ में स्थान पाना, ये डेमोक्रेसी को स्थापित करता है, प्रतिस्थापित करता है। इसलिए यहाँ प्रतिनिधित्व की चर्चा होना चाहिए। अब प्रतिनिधित्व का मामला, जैसे अभी आपने योग्यता का मामला उठाया, जैसे अब लोग कहते भी हैं, हमारे बहुत सारे लोग एक बड़े कवि हैं हरिओम पवार जी, उनकी पंक्तियां हैं कि आरक्षण कानून वतन की प्रतिभा का हत्यारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। क्या बात है। तो प्रतिभा के विरोधी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, जब आरक्षण जैसी चीज़ कहेंगे ना, डेमोक्रेसी को इस देश में जब तक परिभाषित नहीं किया जाएगा, लोग, भारत के लोग नहीं जानते कि लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी बताने का काम इस 70 साल से इस देश में कभी नहीं हुआ, ना किसी कवि ने कहा किया, ना किसी राजनेता ने किया। दुख इस बात का है, मीडिया ने नहीं किया। जो देश का चौथा स्तंभ है, जिसका काम ही ये था कि देश की सच्चाई जो है, देश की सच्ची चीज़ें जनता तक पहुंचाने का काम इस मीडिया का था। अब ये मीडिया, तो अब मैं क्या कहूँ, मीडिया के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर हम किसी की यहाँ पे समालोचना करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। पर जो काम करना चाहिए था लोगों को, वो नहीं किया गया। तो जैसे अब आरक्षण का और जो आपकी योग्यता का जो प्रश्न है, जो ज़्यादातर उठाया जाता है और भ्रमित किया जाता है लोगों को। अब मुझे एक बात बताइए, जो प्रश्न मैंने आपसे किया था, आपके पिताजी की 4 प्रेसें हैं और 4 बच्चे हैं, वो भी बंटवारा करके जाना चाहते हैं, वो भी उनका हिस्सा प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं,
उनके मरने से पहले वो भी अपने बच्चों में अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से चाहते हैं, मानवीय तरीके से चाहते हैं, न्यायपूर्ण तरीके से चाहते हैं, तो वो क्या एक एक प्रेस उन बच्चों को देने से पहले ये देखेंगे कि कौन सा बच्चा उनका कितनी काबिलियत ज़्यादा योग्य है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा मजदूर है? योग्यता नहीं देखेगा बाप अपने बच्चों में, समान अधिकार से। और ना योग्यता देखेगा और ना ही उसका गरीबी अमीरी देखेगा। जो लोग अभी जो आरक्षण को लोग कहते हैं, दो ही आधार पर उसको डिमोलाइज करते हैं, योग्यता का हनन हो रहा है, और दूसरा अगर देना ही है आरक्षण तो आर्थिक आधार पर दे दो, गरीब लोगों को दे दो। अरे प्रतिनिधित्व जो है कोई गरीबी हटाने का साधन नहीं है, प्रतिनिधित्व है ना, उसमें गरीबी अमीरी का कोई मामला नहीं है, उसमें योग्यता और अयोग्यता का कोई मामला नहीं है। वो तो ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई है। ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई के साथ डेमोक्रेटिक मूल्यों को स्थापित करने का तरीका है। क्योंकि अगर किसी समाज का उसकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं होगा विभागों में, तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगी, वहाँ किसी एक समाज एक वर्ग की क्रेसी होगी, वहाँ पे उस वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा वहाँ पे, तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र की जो भावना है कि सभी समाजों के लोग परसेंटेज की, उनकी जितनी परसेंटेज है, संख्या है, उसके आधार पे लोकतंत्र के चारों स्तंभ में प्रतिस्थापित हो, इसके लिए ये प्रावधान है। पर उस समय ये जो प्रतिबंध संविधान में इसलिए लगाना पड़ा कि संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जानते थे, क्योंकि उसका पुराना जो इतिहास था देश का, उस इतिहास में बहुत बड़े समुदाय के साथ, जिसको हम आज शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोग बोलते हैं, ओबीसी के लोग बोलते हैं, जो संख्या में बहुसंख्या के लोग हैं, 85% इस देश के अंदर वो हैं, उन 85% लोगों के साथ पिछले 5000 साल से अन्याय और शोषण अत्याचार हुआ। और बाबा साहब अम्बेडकर और जो भी लोग थे, जो डेमोक्रेसी के जो समर्थक लोग थे, उनको बाकी के लोगों पर भरोसा नहीं था कि अगर इसको संविधान में नहीं लिखा गया तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस देश में जो उन लोगों के हाथ में रूल आएगा वो किसी भी तरह से डेमोक्रेसी को लागू नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ा बहुत जो अधिकार आर्टिकल 14(5) और 16(5) और 14(a) 16 ये जो लिखा गया, आर्टिकल 340, 41, 42 जो लिखे गए हैं, वो उनको मजबूर करने के लिए लिखा गया, ताकि डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए आर्टिकल बनाए गए। और उसमें भी अभी बहुत सारे आर्टिकल बनना बाकी है, जैसे ओबीसी का मामला है, किसानों का मामला है। अभी देखिए संविधान में जनरल 10% है, 10% को संविधान में, चूंकि जनरल के हाथ में अंग्रेजों के बाद सरकार है आई इस देश के अंदर, तो इसलिए संविधान में जनरल को कोई आरक्षण नहीं था। परंतु आज आप देखिए, अभी आपने सुना होगा कि जनरल को 10% आरक्षण मिलने का काम इस देश में हो गया, आर्थिक आधार पे। मतलब जिस देश में जनरल को आरक्षण का कोई प्रावधान किसी संविधान में नहीं है, किसी आर्टिकल में नहीं है, वहां कोई बहस नहीं होती, कोई आंदोलन नहीं होते, लोकसभा राज्यसभा में पारित हो जाता है, 10 दिन के अंदर कानून बन जाता है। और जिसमें SC/ST को जो संविधान लागू होने से पहले से जो आरक्षण का प्रावधान है, वो आज तक भर नहीं पाते। और एक बड़ा ओबीसी समाज जिसका हम लोग काम कर रहे हैं, उसको तो आर्टिकल होने के बाद भी बाद में करेंगे ऐसा आश्वासन दिया। और आज आज़ादी कितने साल हो गए, आज भी ओबीसी हैरान परेशान है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और परेशान है। ललित जी, आपने अभी कहा कि आरक्षण जो है वो वितरण का मामला है, प्रतिनिधित्व का मामला है, अपनी अपनी हिस्सेदारी, हक और न्याय का मामला है। ये कहकर आपने उसे सही ठहराया, बात वाजिब भी है। लेकिन मैं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं से मिलता हूँ, कई मेरे दोस्त हैं, परिचित हैं, हम उसी समाज का हिस्सा हैं। मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया हो, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हों, उनमें भी आरक्षण के प्रति एक गुस्सा है, जबकि वो इसका लाभ ले रहे हैं, 27% तक लाभ ले रहे हैं। ऐसा क्यों है? इस विसंगति को आप समझाने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाज का अध्यक्ष कुछ और चाह रहा है, युवा कुछ और दूसरी दिशा में जा रहा है, ये क्यों है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये हो क्यों रहा है, उस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों को अपने पक्ष में किया जाता है, लोगों का मन विचार बनाया जाता है, लोगों का व्यवहार बदला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जब से इस देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके आनुषंगिक संगठन जितने इस देश के अंदर बने हैं, जितने भी आज ओबीसी समाज के जो बच्चे हैं या शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के बच्चे हैं,
या जनरल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं जी जो आरक्षण का विरोध करते हैं, उनका ज़्यादातर संबंध, मैक्सिमम संबंध वो आरएसएस और उनसे जुड़े हुए अनुषांगिक संगठनों से रहता है। जी। बिल्कुल, मैं खुले तौर पे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, रहता क्यों है? क्योंकि ओबीसी का अपना तो अभी तक कोई संगठन था नहीं, या थोड़ा बहुत है भी तो उसका विस्तार और फैलाव गांव-गांव तक और हर एक बच्चे तक नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोग सिर्फ बच्चा पैदा करने वाले ओबीसी के लोग मशीन भर हैं। उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, वो क्या सोचें और क्या बोलें, इसके लिए बहुत सारे देश में संगठन हैं। जैसा मैंने नाम भी बताया, इसके अलावा भी और बहुत सारे हो सकते हैं। जी तो इस देश के जो सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन और धार्मिक संगठन जो हैं, वो संगठन समाज क्या बोले, क्या सोचे, इसका निर्धारण करते हैं। और वो अपने संगठनों में लोगों को जोड़ के, और उन्होंने उनके अंदर संविधान के खिलाफ में, आरक्षण के खिलाफ में, किसी व्यक्ति के खिलाफ में, किस व्यवस्था के खिलाफ में, ऐसे उनके बचपन से ही, जैसे शाखा लगाने का काम हो रहा है, तो वो बचपन से, या किसी सरस्वती शिशु मंदिर या किसी अन्य स्कूल में पढ़ाने का मामला है, या उनको बौद्धिक देने का मामला है। तो हमारे जितने भी मैक्सिमम जो बच्चे जो आरक्षण का विरोध करते हैं, वो ऐसे किसी संगठनों से जुड़े रहते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति से जुड़े रहते हैं। जो व्यक्ति आरक्षण का विरोधी होता है, लोकतंत्र का विरोधी होता है, संविधान का विरोधी होता है, और इस व्यवस्था को, लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था को वो समाप्त करके वही पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति और संगठनों के संपर्क में हमारा व्यक्ति आ जाता है, तो उसको वो कुछ दिनों बाद ट्रेंड कर देते, तो वो आरक्षण के खिलाफ में बोलने लगता है। और जैसे ही वो व्यक्ति जब हमारे संपर्क में आता है, और जब साल 6 महीने हमारा भी स्कूल चलता है, जैसे उन लोगों का स्कूल है वैसे ही हमारा भी स्कूल है, हमारा भी एक प्रशिक्षण का केंद्र है, तो हम लोग धीरे धीरे करके उसको पॉलिश करते हैं, उसको बुरी विचार जो उसके आरक्षण के खिलाफ में, लोकतंत्र के खिलाफ में, संविधान के खिलाफ में जो उसके दिमाग में जो डाल गया, धीरे धीरे उस कचरे को साफ करते हैं, और बाद में फिर वो डेमोक्रेटिक मूल्यों के लिए, संविधान के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए वो लड़ता है और हमारे साथ आगे आता है, सिपाही बन जाता है वो। यस, डेफिनेटली। चलिए, अच्छा है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आरक्षण पर जो वाद विवाद है, वो इस मुद्दे तक भी पहुँचता है कि आरक्षण सिर्फ प्रवेश के लिए दिया जाए या पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाए। कई लोगों की असहमति इस बात पर है कि जब अपन ने प्रवेश के लिए आरक्षण दे दिया, तो अब उसे पदोन्नति देने के लिए, प्रमोशन देने के लिए आरक्षण की क्या खास जरूरत है? आप बहुत तैयारी करके आए। जी, ये मेरा काम है। वाकई में आप जैसे महान पत्रकार और इस मीडिया के लोग वाकई में यहाँ तक अगर प्रश्न करने लगेंगे और ये बात अगर लोगों तक चली जाएगी, तो वाकई में हमारा काम करना और आपका ये सब करना वाकई में सफल होगा। आपको वाकई में दोबारा से पुनः आपको सैल्यूट है। धन्यवाद। देखिए शर्मा जी, जैसा ये आपने कहा कि प्रवेश में आरक्षण तक बात आपने, या लोग स्वीकार करते हैं, आप तो खैर लोगों का प्रतिनिधि बन के आए हैं जी, आपका तो विचार अलग हो सकता है। हमारी टैगलाइन ही है, नए भारत की नई आवाज़। क्या बात है। तो पर जो समाज में जो चल रहा है, जो प्रश्न समाज के मानस पटल पे है, उनको आप लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक जो मामला आपका है, प्रवेश में आरक्षण तक तो ठीक समझ में आता है, पर प्रमोशन में आरक्षण का क्या औचित्य है, ये प्रश्न आपका है, और समाज के बीच बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है। बेसिकली इसको बहुत आसान तरीके से, मैं समर्थक हूँ इस बात का, प्रमोशन में रिजर्वेशन का मैं समर्थक हूँ। अच्छा जी। अब मैं समर्थक हूँ और क्यों समर्थक हूँ वो बता दूंगा, तो आपके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल मिल जाएगा। हो क्या रहा था, संविधान में प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला संविधान में नहीं था, बाद में अमेंडमेंट करने के बाद, उसमें संशोधन करने के बाद ये लाया गया 16(4)। या क्यों लाया गया, उसका कारण ये था, अंग्रेजों के जाने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने 46 में, तो उन्होंने क्या किया कि उस समय 16 राज्य हुआ करते थे। पंडित जी प्रधानमंत्री बने और 16 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण बन गए। अच्छा जी। 16 राज्यों के राज्यपाल ब्राह्मण बन गए। अच्छा। मामला बड़ा है ना, थोड़ा सा बता दूं। जी। तीनों सेना के सेना प्रमुख ब्राह्मण बन गए जी। ठीक है। जितने भी IB, CID, राव और बड़े बड़े जो देश भर की जो संस्था जो देश को कंट्रोल करते हैं, उनके चीफ जो है सबके सब ब्राह्मण बन गए। ठीक है। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में ब्राह्मणों का शासन स्थापित हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। जी। अब कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी भी
शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के, ओबीसी को तो अभी मिला ही नहीं था, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के आरक्षण के समर्थक नहीं थे। अंग्रेजों की और बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के कारण उनको मजबूरी में यह देना शुरू करना पड़ा। तो जब एससी की संख्या देश में 15% थी, तो आज़ादी के बाद जो संविधान लागू हुआ तो उनको 15% देने का जो मामला था, एसटी की संख्या 7.5% थी, 7.5% उनको देना था। पर जैसे ही जब भर्तियां चालू हुई, प्रथम आम चुनाव हुआ, भर्तियां चालू हुई, तो उसके बाद बहुत लंबे समय तक ना तो 15% एससी के लोग प्रथम श्रेणी में आ पाए, ना 7.5% एसटी के लोग प्रथम श्रेणी में आ पाए। तो ऐसा हुआ क्यों नहीं आ पा रहे? तो हुआ क्या कि उनके ऊपर जितने भी सवर्ण मानसिकता के और ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो अधिकारी बैठे थे, उनकी सीआर खराब करना, उन पे डी लगाना और तमाम तरह से करके उनको ऊपर जाने से रोक के और नीचे के नीचे उनको तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी तक रखा, सेकंड श्रेणी पर, प्रथम श्रेणी तक वो नहीं पहुंच पाए। शॉर्ट में कहूँ तो एक आदर्श परत बना देगी, इससे ऊपर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर आप जाएंगे नहीं। हमारी मजबूरी है कि संविधान के कारण तुम यहाँ तक तो आ गए, पर इसके ऊपर हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, क्योंकि जाने का जो रास्ता है वो हमारे सामने से जो गुजर जाता है, हमारी कलम के उससे जा रहा है। तो उन्होंने जाना, प्रवेश बंद कर दिया कि आपकी एंट्री नहीं है ऊपर वाले फ्लोर पे। जी। तो फिर क्या किया जाए? कुछ एक जो हिमायती लोग थे, लोकतंत्र के हिमायती, संविधान के हिमायती जो लोग थे, कि भाई संविधान ने तो ये कहा है कि प्रथम श्रेणी में भी 15% एससी चाहिए, द्वितीय में चाहिए, तृतीय में चाहिए, चतुर्थ में भी चाहिए। सही बात। पर चतुर्थ में तो 15% हो गए हैं, पर नहीं बढ़ पा रहे। तृतीय में भी हो गए हैं, ना तो सेकंड में 15% एससी एसटी हो पा रहा है, ना प्रथम श्रेणी में हो पा रहा है। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन करने का कारण उस समय अमेंडमेंट करने के बाद इसलिए बना कि जैसे रिजर्वेशन देने का प्रतिनिधित्व देने के लिए कानून बनाया, तो वहाँ एक नंबर पे पहुंचने के लिए भी कानून बनाना पड़ा कि ये रोकने ना पाए उनको, और एक कानून ऐसा बना दें कि खट ये लोग वहाँ पहुंच जाए तो उनका कोटा पूरा हो जाए, प्रतिनिधित्व पूरा हो जाए। इसके लिए ये किया गया है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रोका नहीं गया होता तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की जरूरत इस देश में नहीं पड़ी होती। रोकने का काम हुआ, इसलिए कानून बनाने का काम हुआ, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अगला सवाल मेरा ये है कि 27-28% आरक्षण देंगे मध्य प्रदेश के युवाओं को, कमलनाथ सरकार ने आने के बाद घोषणा की, अध्यादेश लाए, फिर उसे चुनौती मिली इसलिए क्योंकि जो हायर लिमिट है, अपर लिमिट है, 50% से ज़्यादा आरक्षण टोटल नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मामला लटका हुआ है। शिवराज सरकार अभी उसे डिफेंड कर रही है कि हम 28% ही देंगे। आपकी इस पे क्या राय है? क्या सरकार उचित रूप से डिफेंड कर रही है या आपको कुछ कमी नज़र आती है? कुछ आप अपनी ओर से सुझाव देना चाहें, शायद आवाज़ कान तक आवाज़ पहुंचे। देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, अच्छी तैयारी से आप हैं। पहली बात तो ये है कि आप जो बात कह रहे हैं कि जो 50% वाली सीमा है जी, इस देश में दिक्कत क्या है शर्मा जी, कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है जी, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। दिक्कत ये है, इस वाक्य की गहराई में जाइए, कुछ शायद अमृत निकले। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ दिक्कत ये है कि जो 50% का लिमिटेशन का जो मामला है, पहली बात तो यही गलत धारणा है। और संविधान लागू होने के बहुत सालों बाद, लगभग 20 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ये लिमिटेशंस लगाता है, बाद में जाके लगाता है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र है, 50% लागू होगा। अगर इस प्रश्न को मैं इस तरह से पूछूं आपसे कि डेमोक्रेसी 50% लागू होगी, 100% डेमोक्रेसी लागू नहीं होगी, कैसा लगेगा? अधूरी व्यवस्था हो गई। तो इस देश का दुर्भाग्य ये देखिए, लोकतंत्र का दुर्भाग्य ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, उन्होंने एक नियम बना के, उन्होंने कानून बना के ये वो ऑर्डर पास किया कि 50% की सीमा, मतलब 50% लोकतंत्र लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस देश ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, नंबर एक बात, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, आप असहमति रखिए? यस, डेफिनेटली। काय का 50%? 100%। अरे वही बात हो गई कि आपके आधे बच्चों को मिल जाएगा, आधे बच्चों को नहीं मिलेगा। तो ये लोकतंत्र की जो भावना, इसके खिलाफ है ये फैसला, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप अगर अभी तमिलनाडु का उदाहरण देखें, केरल का उदाहरण देखें, कर्नाटक का उदाहरण देखें, महाराष्ट्र का देखें, बिहार का उदाहरण देखें, और अब मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश तो अभी बहुत बाद में आएगा। इससे पहले बहुत सारे राज्यों में ये सीमा 69%, 68%, 62%, 58% ऑलरेडी क्रॉस है। आप देखिए उठा के, पहले क्रॉस है। दूसरा ये हो गया
तीसरा मामला ये है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस 50% के मामले में बता रहा हूं। एक तो ये कि 50% की सीमा लगाना ही गैर कानूनी है, नंबर एक बात। दूसरा, अगर गैर कानूनी है तो फिर इतने सारे राज्य क्यों दे रहे हैं, दूसरा। और तीसरा मामला ये है कि जब 50% की सीमा आपने लगा दी तो अभी 10% जो आर्थिक रूप से सवर्णों को जो आरक्षण दिया वो तो ऑलरेडी 50% से क्रॉस हो गया। तो आपने अपनी कलम को और अपने नियम को तो खुद ही आपने उल्लंघन कर दिया। मध्य प्रदेश का मामला तो इसके बाद आया, उसके पहले आपने ऑलरेडी 49% था, उसको 10% बढ़ाया तो 59 तो ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर सीमा तो कहीं बची नहीं, आप ही सीमा क्रॉस कर चुके हो। तो फिर ये मध्य प्रदेश के 54% ओबीसी समाज को यहाँ 70 साल से 14% पे अटकाए हो, 4% अभी भर्ती हो पाई है। मुश्किल से बेचारों को 27 मिलना 54% चाहिए था, 4% अभी भर्ती हुई है, 27% पर रोक लगा दी है। और उसमें भी वही बेचारे सवर्ण मानसिकता के सबके सब सवर्ण लोगों ने जाके हाई कोर्ट में जाके याचिका दायर कर दी। मतलब ओबीसी के बच्चों के साथ जो न्याय का रास्ता, थोड़ा बहुत न्याय का, आधा न्याय का, 54 में से 27 मिलना आधा न्याय, तो आधा न्याय का जो रास्ता खुलने वाला था उसमें भी जाके रोक लगा दी। और जहां तक कांग्रेस और भाजपा का जो मामला है, अभी भाजपा का भले 15 साल से यहाँ राज चल रहा है, पर इस देश में मैक्सिमम शासन कांग्रेस पार्टी ने किया है। लगभग 50 साल कांग्रेस ने राज्य किया इस देश के अंदर। मध्य प्रदेश में भी उमा भारती के बाद पहले के जितने भी मुख्यमंत्री हुए सब कांग्रेस के यहाँ हुए। अगर ये लोग इतने न्यायवादी होते और देना चाहते, इतने सालों से क्या कर रहे थे? तो ये कोई बात नहीं है कि कमलनाथ जी ने, कोई वोटों के लिए दे देता है, कोई सरकार बचाने के लिए दे देता है। तो सब अपने अपने पैतरे करते रहते हैं। पर मूल मामला ये है कि ना 50 साल में उन लोगों ने दिया हमें कोई अधिकार, हमारा कानूनी संवैधानिक न्यायिक अधिकार ना उन्होंने दिया। और यहाँ तो शिवराज जी का क्या कहिए, 15 साल से हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, मैं ओबीसी का बच्चा हूँ, मैं किसान का बच्चा, चिल्लाते रहते हैं। पर 15 साल के अंदर ओबीसी के जो कानूनी और संवैधानिक न्यायपूर्ण जो अधिकार हैं, जो हिस्सेदारी है, उसको देने का काम कभी शिवराज सरकार ने नहीं कहा। और अभी कमलनाथ जी ने किन्हीं भी कारणों से उन्होंने जब 27% किया, तो इससे पहले भी एक बार और 27% उमा भारती के शासनकाल में 2003 में दिया था। उसमें भी हाई कोर्ट इनसे जवाब मांगता रहा, डाटा मांगता रहा। 15 साल में शिवराज जी ने वो डाटा उपलब्ध नहीं कराया, वो केस एक बार और खारिज हो चुका। अभी दोबारा कमलनाथ जी ने ये रिकमेंडेशन नहीं की, कानून बना दिया इसका। 27% का कानून बन गया, एक 27% होगा। इसके बाद वहाँ हाई कोर्ट में ये लोग गए। और एक बात और बता दूं शर्मा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हाई कोर्ट ने इस 27% पर रोक नहीं लगाई, परंतु यहाँ की जो पूरी मीडिया है, इस मीडिया ने ऐसा प्रचारित कर दिया, पेपरों ने और टीवी चैनलों ने, कि ओबीसी के 27% पे माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से रोक लग गई। और झूठा प्रचार मीडिया के माध्यम से कर दिया, हाई कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके प्रचारित कर दिया। और उसका परिणाम तो देखिए कि मध्य प्रदेश में अभी जितनी भी भर्तियां हो रही है, वो भर्तियां 27% नहीं कर रहे, रोक नहीं होने के बाद 14% भर्ती कर रहे हैं। ये इस मध्य प्रदेश के अंदर ये अंधी और बहरी और लूंगी सरकार में ये सब चल रहा है। तो आप जैसे लोग जब ये जनता के बीच में जाएंगे, जनता जागी, तभी इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। अच्छा, एक सवाल और जो मैं जानना चाहता हूँ जी, अंतिम है क्या? अंतिम नहीं है, अभी तो यात्रा लंबी है। सवाल ये है कि ओबीसी का कह के हर कोई इस भीड़ में शामिल हो जाता है, लाभ बढ़ रहा है, आरक्षण बढ़ रहा है, शामिल हो जाओ। अब उदाहरण देता हूँ मैं आपको, हरियाणा में जाट संपन्न है, जनरल तबके से ज़्यादा संपन्न है जाट। गुजरात में पटेल, प्रभाव है उनका आत्मसम्मान है, लोग उन्हें पीटते नहीं हैं, उनसे पिटते हैं। ये कह के कि हम ओबीसी वाले हैं, शामिल हो जाते हैं और आरक्षण के मजे लेते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि मैं बार बार ट्रेन को सही पटरी पर लेके जाने की कोशिश करता हूँ, आप उस ट्रेन को वापस उसी पटरी पर ले आते हैं। आप भी बहुत मजे हुए खिलाड़ी है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोकतंत्र में के लिए आवश्यक जो प्राण तत्व है लोकतंत्र का, वो रिप्रेजेंटेशन है। उस रिप्रेजेंटेशन का अर्थ से और गरीबी अमीरी से, योग्यता से दूर दूर तक कोई ही नाता नहीं है। चाहे हरियाणा के जाट का मामला हो, चाहे गुजरात के पटेलों का मामला हो, और इसके आगे चाहे आंध्र प्रदेश के कापू समुदाय का मामला हो। बिल्कुल, इन सभी लोग जो ओबीसी के अंदर जो आने की जो मांग कर रहे हैं, वो सब लोग बेसिकली ओबीसी के ही लोग हैं। उनको जब ओबीसी की सूची बनाई गई इस देश के अंदर, उन सूची में इनको पहले ही रख लेना चाहिए था। जो छूट गए हैं
उन छूटे हुए लोग दोबारा से अपने घर वापसी का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो सरकार है उनको घर वापस नहीं आने दे रही है। अगर वो जो ओबीसी के लोगों की जो केंद्रीय सूची बनी है, जिसमें जाट छूट गए, जिसमें पटेल छूट गए, जिसमें कापू छूट गए, जिसमें मराठा छूट गए महाराष्ट्र के, तो ये लोग जो ऐतिहासिक रूप से जो चौथे वर्ण के लोग हैं, ये सब लोग, और चौथे वर्ण के लोग आज ओबीसी है। अगर कुछ एक जातियों को, 2-4-10 जातियों को अगर देश में छोड़ दिया गया है, उनके समुदाय, अब जैसे पटेल पाटीदारों की बात करें तो यहाँ के जो पटेल पाटीदार है वो ओबीसी में है, और गुजरात के जो पटेल हैं वो जनरल में है, पूरी उनकी रिश्तेदारियां होती, सब कुछ है। तो ये जो जैसे लोधी की बात करें, उत्तर प्रदेश का लोधी समाज और मध्य प्रदेश का लोधी समाज और पूरे देश का लोधी समाज ओबीसी में है। महाराष्ट्र के लोधी समाज की बात करें तो वो जनरल में है। जाट की बात करें, अगर हरियाणा की जाट की बात करें तो वहां पे जनरल में था। यहाँ का जाट जो है वो ओबीसी में है, दूसरे अन्य प्रदेशों का जो जाट है वो ओबीसी में है। तो ये जो असामान्यता के हिसाब से जो सूचियां बनाई है, इसको दुरुस्त करना चाहिए सरकार को। और जितने वाकई में आरक्षण का, रिप्रेजेंटेशन का आधार सामाजिक और शैक्षणिक आधार है, उसमें अर्थ का मामला नहीं है कि कोई बड़ा करोड़पति आदमी होगा तो उसको ओबीसी में लाने की जरूरत है। अरे जब मैं बता रहा हूं कि जिन समाज के लोगों को 5,000 तक स्कूल नहीं जाने दिया, और जिन समाज के लोगों को उनके जन्म के कारण, उनकी जात के कारण 5,000 साल तक अपमानित किया गया, बराबरी का अधिकार नहीं दिया, ये 2 आधार है उसके। अब उसमें अर्थ नहीं है। उसमें आप एक बताओ, एक पंडित जी हैं, बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल फटेहाल पंडित जी है जी, पर पंडित जी की जो समाज में जो इज्जत है जी, वो अगर गरीब भी होगा ना तो ये नहीं बोलेंगे उससे कि अरे ये गड़बड़ है। ये तो पंडित चाहे गरीब होगा चाहे अमीर होगा, उसका अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक जो स्थिति है और जो मान्यता है वो जात से है, वो उसकी जाति से है। तो इसलिए जात का एक इसमें फैक्टर था जो ब्रेक किया गया, उसको सही करने की आवश्यकता है। तो आरक्षण पर काफ़ी बात हुई, अब बात उस पर कर लेते हैं जिससे सत्ता बनती है, यानी राजनीति। क्या 65% आबादी है ओबीसी की, इतना ज़्यादा प्रभावित क्यों नहीं करते चुनावों को? देखिए ऐसा है, जितनी भी कमी रह जाती है, ये भी जितनी भी पार्टियां देश के अंदर है, चाहे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस का भी जो, कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जो बेस वोट था वो ओबीसी था जी। और अभी जब भाजपा का, कांग्रेस के बाद जो भाजपा का उदय हुआ और भाजपा देश में बड़ी ताकत के रूप में जो उभरी है, अगर भाजपा के अंदर भी जो परसेंटेज आप वोट की अगर बात करेंगे तो वो 90% ओबीसी वोट है। तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी अभी राजनीति से दूर है, राजनीति में तो ओबीसी है, वोट भी करता है और पार्टियों की सरकारें भी बनाता है। अब प्रश्न यहाँ पे ये है कि ओबीसी के लोग ओबीसी के मुद्दों के लिए और ओबीसी के हक अधिकारों के लिए वोट क्यों नहीं करते जी? मुद्दा ये है, यही मेरा, हाँ यही आपका सवाल है जो मैं समझाऊं। तो अब इस मामले में क्या हुआ है कि जो अभी तक जितनी भी अंग्रेजों से आज़ादी के बाद जितनी भी पार्टी इस देश के अंदर हुई है, उन्होंने कभी ओबीसी को, ओबीसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, उनका लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार क्या है, कितना मिला है, कितना नहीं मिला है, नहीं मिला है तो उनका अधिकार कौन, उनके हिस्से पे किसने कब्जा करके रखा है, इन सब प्रश्नों के बारे में अभी तक किसी भी पार्टी ने ओबीसी के लोगों को नहीं बताया इसके बारे में। अच्छा, तो इसके कारण क्या हुआ है कि उसको पता नहीं है। आज हम ओबीसी के बच्चों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, लोगों को संगठन में जोड़ते हैं, तो जैसे अभी आपने कहा आरक्षण का विरोधी नंबर 1 पे ओबीसी जी, ठीक है, संविधान का विरोधी ओबीसी, लोकतंत्र जानता नहीं, वो हिस्सेदारी क्या होती है जानता नहीं है। वो तो मैंने जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे, वो सिर्फ ये मानता है कि जो कुछ होए राम रचिराका, को कहीं तर्क बड़ा वैसा का, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, सब कुछ विधाता के हाथ में है। ऐसी फिलॉसफी, ऐसा दर्शन, ऐसा सिद्धांत, ऐसी मान्यताएं दिमाग पे चढ़ी, या चढ़ी नहीं है, खतरनाक रूप से चढ़ी हुई है। अच्छा। मेरा अगला सवाल ये है कि आपका लंबा अनुभव रहा है, राजनीति को आपने करीब से देखा है, ओबीसी के हित में और चश्मे से देखा है, आपको क्या लगता है भाजपा या कांग्रेस, दोनों में से कौन सी सरकार ओबीसी के बारे में ज़्यादा फिक्र करती है? बेहतर तो मैं जानता हूँ कोई नहीं है, ज़्यादा बेहतर कौन है ये बताइए। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक आपने जैसे अभी मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम कह सकता हूँ मैं, नहीं मेरा सवाल है, बस मेरा सवाल है। आपने मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि आप ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा बोला आप जी, है ना। मैं बेसिकली ओबीसी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ जी। मैं इस देश में लोकतंत्र के लिए काम कर रहा हूँ, मैं इस देश में न्याय के लिए काम कर रहा हूँ।
जनरल हमारे जो भाई अगर देश में 10% है तो मैं इसका फेवर करता हूं कि 10% जनरल को हिस्सा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया जो चारों स्तंभ है 10% मिलना चाहिए। जी तो मैं जनरल का विरोधी कहाँ हो गया? जी एससी की संख्या 15% है, 15% उनको मिलना चाहिए, तो मैं एससी का भी विरोधी नहीं हूँ, जी एसटी का भी नहीं हूँ। ओबीसी को नहीं मिला, उसको भी मिलना चाहिए। तो मैं तो अगर देखा जाए तो पूरे जो 100% लोग हैं, लगभग 135-40 करोड़ लोग हैं जो पूरे भारत में जितने लोग रहते हैं, जी मैं तो सभी के लिए काम कर रहा हूँ और सभी के समर्थक हूँ। जी मैं केवल ओबीसी के लिए नहीं। अच्छा, ये बात जरूर है, संगठन का नाम वो अखिल भारतीय ओबीसी महासभा बनाने के पीछे कारण क्या है कि ओबीसी समाज के लोगों के साथ इस देश के अंदर सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अन्याय, शोषण और अत्याचार हो रहा है, जिसे नोटिस नहीं किया जाता। यस, जिसको नोटिस नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए हमने ये बनाया कि सबसे ज्यादा जो पीड़ित है, सबसे ज्यादा जो अन्याय का शिकार है, जी उसको सबसे पहले उसको जरूरत है न्याय देने की। इसलिए हमने अखिल भारतीय ओबीसी महासभा बनाया। अब जनरल 10% है, 10% उनको मिल गया, उसके पहले भी 70-80%, 90% उनका कब्जा है, वहां दिक्कत नहीं है। जी एससी एसटी को संविधान में व्यवस्था ऐसी दी है, पूरा तो नहीं मिल पाया और सभी जगह नहीं मिल पाया, पर मैक्सिमम जगह मिल गया है।